नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन 2009। ये लगभग हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो भी बच्चा किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, या जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। देन फिर हम इसकी जो प्रोविजन है आरटी के उनको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन 2009, जो पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है कि राइट टू एजुकेशन को भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया, या इंडियन जो पार्लियामेंट है उसने इसको कब पास किया। तो लिखिए भाई 26 अगस्त। कब लिखा, कब के पास किया? 26 अगस्त 2009। ठीक है। पास्ड बाय जो आपका आरटी है, आरटीई एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। और ये एक हिस्टोरिक एक्ट था जो पास हुआ कब? 26 अगस्त 2009 को। हिस्टोरिक क्यों? अभी आगे पढ़ोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है। फिर देन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंट या इसको पूरे देश भर में कब लागू किया गया। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010। कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आपको ये पता होना चाहिए इसका एम क्या था, मतलब ये क्या किस चीज़ को अचीव करने के लिए लाया गया। इसका एम क्या था? टू अचीव यूईई। क्या करना? यूईई को अचीव करना। यूईई है क्या? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये समझिए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या। अब ये समझिए कि यूईई है क्या। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है कि भैया देश के घर घर में जो बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा जरूर व अनिवार्य रूप से मिले। यही मकसद है इसका, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कि देश के हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही किसका क्या मकसद है, किसका मकसद है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है। तो इसी को अचीव करने के लिए राइट टू एजुकेशन को लाया गया। राइट टू एजुकेशन से पहले बहुत सारे जो एक्ट्स वगैरह, स्कीम या कमीशंस वगैरह या एनईपी आई हैं, जिनका ही मकसद क्या था? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करना? अचीव करना। पर अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए। देन हमने राइट टू एजुकेशन को लेके आए और कुछ और प्रोविजन लेके आए जिससे हर एक बच्चा अच्छे से एजुकेशन ले सके। और किस बात पे फोकस करता है राइट टू एजुकेशन? वो कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किन बच्चों के लिए? जिनकी एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप है 6 ईयर टू 14 ईयर, कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को क्या मिले? फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना एक राज्य का कर्तव्य है, और राज्य प्रदान करा रहा है। तो हमें वही प्रदान कराना है बच्चों को, ताकि हम क्या अचीव कर सके? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को हम क्या कर सके? अचीव कर सके, जो हमारा एम है। चलिए आगे समझते हैं। आपको इसके साथ साथ एक बात और पता होनी चाहिए कि भैया जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपका क्या है? मौलिक अधिकार। क्या आपका? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। क्या है आपका? फंडामेंटल राइट है। ये आपका फंडामेंटल राइट कब बना? वो बना 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86 मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शिक्षा के अधिकार को, मौलिक अधिकार का मतलब 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। चलिए आगे समझते हैं। और इसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको रखा गया। और आपको पता होना चाहिए जो शिक्षा है, आपका एजुकेशन है, वो संविधान के पार्ट 3 के, और इसको कहाँ रखा गया? संविधान के पार्ट 3 में रखा गया, भाग 3 में रखा गया। इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका शिक्षा है वो आपका राज्य सूची का भाग नहीं है, वो आपका समवर्ती सूची का भाग है। मतलब शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समवर्ती सूची से राज्य सूची के अंदर क्या हो गया? डाला गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
ये इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया जो फंडामेंटल राइट, जो एजुकेशन आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, कब बना? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए बना, ठीक है। और ये कहाँ पे? आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको रखा गया है। शिक्षा भारत के मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार तो है, बट कौन से पार्ट के अंदर है? वो है पार्ट 3 के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए भैया कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सब वो पार्लियामेंट ने उसे कब पास किया? 26 अगस्त 2009 को पास किया। इम्प्लीमेंट कब किया? 1 अप्रैल 2010। इसका एम क्या है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना है इसका एम है। चलिए आगे एक और इन्फॉर्मेशन समझते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। वो है एक यूनिसेफ, आपने नाम संस्था का नाम सुना होगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने 2005 के अंतर्गत अपनी एक रिपोर्ट छापी। इसकी रिपोर्ट का टाइटल था चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। क्या है? चाइल्डहुड अंडर थ्रेट कि क्या है? बचपन क्या है? खतरे में है। तो और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत लगभग 72 मिलियन, कितने बच्चे? 72 मिलियन है, 7.2 करोड़ बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन। जो एज ग्रुप क्या है? जिनका एज ग्रुप है 5 ईयर टू 14 ईयर। क्या है? 5 ईयर टू 14 ईयर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। 72 मिलियन बच्चे कहाँ पर? इंडिया के अंतर्गत। कौन सी एज ग्रुप के? 5 ईयर से 14 साल के बच्चे किसी प्रकार की एलिमेंट, जो प्राथमिक शिक्षा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या है? हमारे लिए भी बहुत बड़ी क्या है? हमारी कमजोरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा? राइट टू एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की क्या ध्यान देने की बात कही है। जो उसके प्रोविजंस है उसको फॉलो करने की बात हम सब करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो राइट टू एजुकेशन है वो किन प्रोविजंस की बात करता है। चलिए आगे समझते हैं। प्रोविजंस ऑफ RTE। RT मेनली किन की बात करता है? देखिए, पहले वो बात करता है राइट्स ऑफ चाइल्ड। किसकी बात करता है? राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसकी बात करता है। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हो, ये बात करता है स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। और जो फोर्थ है जिसकी बात करता है, फोर्थ क्या आपका? वो आपका करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। ये जो RT के प्रोविजंस है, RT के प्रोविजंस किन की बात कर रहे हैं? एक राइट्स ऑफ चाइल्ड, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें हम बात करेंगे किसकी? SMC की बात इसमें हम मेनली करेंगे, और करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। तो चलिए अब समझते हैं RT के जो प्रोविजंस है, अब उनको समझते हैं। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं RTE के अंदर जो मेन मुख्य बातें दे रखी हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उनको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आपको पता होना चाहिए कि RTE कहता क्या है कि वही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है कौन? आपका RTE। कौन सी एज ग्रुप के लिए? 6 ईयर टू 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। ये किसमें बोला गया? RT के अंतर्गत आपका कहा गया। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, डिस्टेंस से बनते हैं। डिस्टेंस से समझाता हूँ। डिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है कि बच्चों का प्राइमरी स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल है वो बच्चों के घर से कितना दूर होना, कितनी दूरी पर होना चाहिए। जो अपर प्राइमरी स्कूल है बच्चों के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी स्कूल का समझिए पहले। प्राइमरी स्कूल मतलब 1st to जो 5th के जो बच्चे हैं वो, उनका जो स्कूल है वो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सके। और जो अपर प्राइमरी आपका क्या है? अपर प्राइमरी, उन बच्चों का जो है मतलब 6 to जो 8 के जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल है वो उनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए या उसके 3 किलोमीटर के अंडर होना चाहिए, और प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंडर होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सके। उनको स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के लिए उनको 5-5, 10-10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी है। ऐसे में स्कूल बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, और जो हम चाह रहे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करना चाह रहे वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखें। एक तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट टीचर रेशो। क्या है आपका? स्टूडेंट टीचर रेशो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट टीचर रेशो में क्या क्या रखा है? जैसे कि आपका जो प्राइमरी स्कूल है, क्या आपका
प्राइमरी जो है, प्राइमरी मतलब क्लास 1st to 5th, इसमें जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है 30 बच्चों पर कितने होने चाहिए, एक टीचर होने चाहिए। 30 बच्चों पर एक टीचर के किसकी बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो प्राइमरी स्कूल 1st to 5th क्लास के लिए। और जो आपकी अपर प्राइमरी है, क्या आपकी अपर प्राइमरी, उसमें बात जो 6 to 8 की बात करते हैं उसमें क्या रेशो होना चाहिए, उसमें रेशो होना चाहिए 35 बच्चों पर एक टीचर की बात कही गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कही गई आपको वो भी समझना है ज़रूरी है, जिसमें क्या बोला गया है उसको समझिए। कुछ यहाँ पे रेशो आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आप 1st to 1 से 60 के बीच में बच्चे स्कूल के अंतर्गत, तो कितने टीचर होने चाहिए, तो आपके लिए 2 टीचर होने चाहिए। कितने टीचर होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए स्कूल के अंतर्गत। अगर 61 से 90 के बीच में क्या है बच्चे हैं तो 3 टीचर होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये रेशो मेंटेन करना है। देख लो 1 से 60 के बीच में 2 टीचर, 61 से 90 के बीच में 3 टीचर। अब 91 से अगर दे रखा है 120 दे रखा है तो आपके 4 टीचर होने चाहिए। कितने चाहिए, 4 टीचर। पर ध्यान रखने वाली बात है, जब भी बच्चों की संख्या 150 से प्लस हो जाती है, टीचर्स के साथ साथ एक हेड मास्टर जुड़ जाता है। मान लीजिए अब संख्या हो रही है 120, 121 से लेकर 200 तक बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 टीचर तो होंगे और 5 टीचर के साथ प्लस क्या होगा, एक आपका होगा हेड मास्टर। क्या होगा, हेड मास्टर। इस बात का ध्यान रखना है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखवा रहे हैं आपको। ठीक है, लिखवाएं। चलिए अगला समझते हैं। अगला है टाइमिंग से रिलेटेड कुछ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम स्कूल को पर वीक कितना काम करना चाहिए। तो पर वीक मिनिमम वर्किंग आवर जो है ना, वर्किंग आवर जो स्कूल का है वो कितना होना चाहिए, 45 घंटे 45 आवर होने चाहिए। ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल मतलब 1 साल में कितनी बार लगता है, अपर प्राइमरी कितना लगता है, और वो कितने साल में कितने कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो आप लिख दिए पहले प्राइमरी का। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 1 साल के अंदर 200 दिन लगता है। कितने लगता है, डेज कितने होंगे इसके अंदर, 200 दिन, 200 डेज लगता है। और कितने घंटे काम करता है, वो करता है 800 घंटे काम पूरे साल के अंतर्गत। उसके बाद आपका है अपर प्राइमरी। क्या आपका, अपर प्राइमरी। ठीक है, पूरी साल में अपर प्राइमरी में कितने दिन स्कूल लगता है, 220 दिन स्कूल लगता है, और 1000 घंटे क्या होता है, वर्किंग आवर होता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें जो आरटी जिनको मना करता है, इट्स प्रोहिबिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरटी कुछ चीज़ें आरटी ने मना कर, आरटी के अंदर दे रखी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, पहली बात करता है आरटी कि भैया बच्चों को स्कूल में किसी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, या मानसिक यातनाएं बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। तो वो फिजिकल जो पनिशमेंट है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों, फिजिकल एंड मेंटल जो पनिशमेंट की बात है आपकी, उसको मना करता है। किसी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं होनी चाहिए, या मानसिक यातनाएं भी नहीं होनी चाहिए। अगला इसकी बात करता है नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कि बच्चों का एडमिशन के लिए कोई किसी प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। अगली इसकी बात करता है नो कैपिटेशन फीस, मतलब बच्चों से किसी प्रकार की क्या नहीं ली जाए, फीस नहीं ली जाए, इसकी बात करता है। इसके बाद क्या करता है, ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, मतलब जो सरकारी जो स्कूल टीचर है उसके द्वारा किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन ना दी जाए, इसकी बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, पनिशमेंट की बात करता है। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, मतलब एडमिशन लेने के लिए बच्चे का किसी प्रकार का टेस्ट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की फीस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो। और इसके साथ साथ एक बात बोलेगी है नो अनरिकॉग्नाइज स्कूल शुड रन, कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज स्कूल नहीं चलेगा। ठीक है, ये बातें कह रखी हैं, मतलब ये बातें मना कर रखी हैं अकॉर्डिंग टू आरटी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनको हम समझते हैं। एक दे रखा है, इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग हेडमास्टर द रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर शुड नॉट बी मोर देन
40:1 मतलब 40:1। क्या कह रखा है, फॉर एग्जांपल मान लो स्कूल में 200 बच्चे हैं और 200 बच्चे हैं तो उसमें अगर हेड मास्टर को मैं हटा दूं तो भी टीचर और स्टूडेंट का रेशो 40:1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब 40 बच्चों पे एक टीचर हो सकता है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला समझिए, नो चाइल्ड शैल बी डिनाई एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो उसको आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ऐसा आरटी में सीधा सीधा क्या रखा है, एज प्रूफ नहीं है तो आप उसको एडमिशन देने के लिए मना नहीं करोगे, आपको उसको एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। 25% सीट रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। अब जो सभी प्राइवेट स्कूल से आपने देखा होगा उसमें 25% सीटें ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं और उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। ठीक है, ये भी किसमें मेंशन है, आरटी में ऐसा मेंशन कर रखा है और हर प्राइवेट स्कूल को इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगला समझते हैं, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। इसमें एज अप्रोप्रिएट एडमिशन में क्या है, इसको समझिए। बहुत बार क्या होता है, 9 साल का या 8 साल का बच्चा स्कूल के अंदर स्कूल में आया एडमिशन के लिए, तो उसका एडमिशन पहली, आप स्कूल वाले बहुत बार कहते हैं, मना कर देते हैं कि भैया इसने पहले कोई एजुकेशन नहीं ली क्या, आप हमें वो लिख के दो, मतलब इसकी टीसी लेके आओ या कुछ और लेके आओ, हम कैसे एडमिशन दे दें इसको। तो स्कूल ऐसे मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लो वो बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो स्कूल को एडमिशन देना पड़ेगा, पर स्कूल क्या देगा एडमिशन, उसको एज अप्रोप्रिएट एडमिशन देगा। मान लो 8 साल का बच्चा है तो 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में होना चाहिए तो उसको तीसरी क्लास में एडमिशन दिया जाए, बट उससे पहले उसको कुछ बेसिक और जो बेसिक चीज़ें उसको सिखाई जाए ताकि वो चीज़ें समझ सके, चीज़ें कर सके। आगे समझते हैं। अगला दे रखा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स, कि हर माँ बाप का एक कर्तव्य है। आर्टिकल 51A के अंतर्गत हर माँ बाप का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए। ठीक है, जो राज्य निःशुल्क व अनिवार्य रूप से प्रदान करा रहा है। ये हर बच्चे का क्या है, फंडामेंटल राइट है, क्या लेना, एजुकेशन प्राप्त करना, और ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए। ये आर्टिकल इसके अंतर्गत क्या रखिए, ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जाता है। अगला समझते हैं, नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपेल फ्रॉम द स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8वीं कक्षा तक जो एजुकेशन है उसको बोलेगा एलिमेंट्री एजुकेशन। वो कंप्लीट होने तक हम बच्चों को ना तो फेल कर सकते हैं और ना ही उनका नाम काट सकते हैं। हमें चाहिए कि बच्चा कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो क्या करे, कंप्लीट करे स्कूल में रहकर। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी हमें क्या करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन, जो हमारी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन क्या करना है, अचीव करना है। तो हमें किसी बच्चे को फेल नहीं करना। अगर हम बच्चों को फेल कर देते तो बहुत सारे बच्चे स्कूल आना ही छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, बच्चों को सुधार करने की कोशिश करनी है, बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ाना है ताकि वो फेल ही ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे, प्रोविजन या इंपॉर्टेंट बातें दे रखी थी जो आपकी क्या थी, आरटी के अंतर्गत थी, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।